बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एएलपी यानी अल्कलाइन ब्लड टेस्ट के हवाले से। ठीक है, तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एएलपी क्या है। एएलपी का जो फुल फॉर्म है वो है अल्कलाइन फास्फेटेस। तो अल्कलाइन फास्फेटेस आपके पास एंजाइम होता है जो कि बोन, किडनी और लिवर से प्रोड्यूस यानी सिक्रीट होता है। ये ज़्यादातर आपके पास लिवर में बनता है यानी वहाँ से सिक्रीट होता है। इसके अलावा बोन में जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं तो वहाँ से भी ये सिक्रीट होता है। इसके अलावा किडनी, इंटेस्टाइन और प्लेसेंटा से भी एएलपी हमारे पास प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एएलपी का ब्लड टेस्ट क्या है। तो एएलपी ब्लड टेस्ट जैसे कि आप नाम से ज़ाहिर है ये केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री का एक टेस्ट होता है जिसमें हम अल्कलाइन फास्फेटेस का लेवल खून में चेक करते हैं। यानी इस टेस्ट के ज़रिए हम ये देखते हैं कि खून में अल्कलाइन फास्फेटेस का मिक़दार कितना है, ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो इस टेस्ट के ज़रिए हम एएलपी को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पर्पस ऑफ एएलपी टेस्ट, यानी एएलपी टेस्ट का मेडिकल डायग्नोस्टिक पर्पस क्या है, ये टेस्ट हम क्यों करते हैं। तो इस टेस्ट को हम इस मकसद के लिए करते हैं ताकि लिवर डैमेज और डिजीज़ का पता चल जाए, क्योंकि लिवर से ये प्रोड्यूस होता है। तो इस टेस्ट के ज़रिए हमें लिवर का पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा इस टेस्ट के ज़रिए हम बोन का हेल्थ स्टेटस देखते हैं, क्योंकि एएलपी का मेन रोल ये है कि ये बोन में मिनरलाइजेशन का एक मेन रोल अदा करता है। तो इसलिए इस टेस्ट के ज़रिए हम बोन का हेल्थ स्टेटस चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है किडनी डिजीज़। तो इस टेस्ट के ज़रिए हम किडनी डिजीज़ को भी डायग्नोस करते हैं। इसके अलावा इस टेस्ट में हम जंडस की इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, क्योंकि एएलपी जो है वो आपके पास टॉक्सिक मटेरियल बॉडी से रिमूव करता है। तो इस टेस्ट के ज़रिए हम जंडस का पता लगाते हैं। इसके अलावा इस टेस्ट के ज़रिए हम जो ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं तो उस ट्रीटमेंट का भी हमें अंदाज़ा होता है कि इस ट्रीटमेंट का एफिकेसी कितना है, यानी इफ़ेक्ट कितना है। तो इस टेस्ट के ज़रिए हम किसी भी ट्रीटमेंट का पता लगाते हैं। तो ये था आपके पास पर्पस ऑफ एएलपी टेस्ट। अब हम बात करते हैं कि एएलपी का मेन फंक्शन क्या है, यानी अल्कलाइन फास्फेटेस का मेन फंक्शन क्या है। तो इसका फर्स्ट फंक्शन है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी और वो फिर सेलुलर फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमोजेनिक एसे, जैसे कि एलाइजा में इसका मेन रोल होता है। जैसे कि सेकेंडरी एंटीबॉडी वो आपके पास कलर प्रोड्यूस करता है जो कि एलाइजा में एक मेन रोल अदा करता है। नेक्स्ट हमारे पास है बोन मैरो मिनरलाइजेशन। बोन मैरो मिनरलाइजेशन मतलब बोन में मिनरल्स का ऐड करना, जिसकी वजह से बोन का हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव होता है और बोन डेवलपमेंट करता है और वो ग्रो होता है। ठीक है, इसके अलावा फास्फेट मेटाबॉलिज्म के ज़रिए फास्फेट ब्रेक डाउन होता है, फास्फेट ग्रुप निकलता है, जिसकी वजह से वो सेलुलर प्रोसेस में फिर एक मेन रोल अदा करता है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। जब न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म होगा तो डीएनए आरएनए सिंथेसाइज होगा। ठीक है, इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन, जिसके ज़रिए बॉडी में जो हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड जैसे टॉक्सिक, जैसे कि आपके पास इसके अलावा बिलिरुबिन होता है, वो बॉडी से निकलता है। इसके अलावा इसका मेन फंक्शन ये है कि ये साइटोकाइन के एक्टिविटी में एक मेन रोल अदा करता है, जिसकी वजह से इम्यूनो सेल्स की या इम्यूनिटी में इम्प्रूवमेंट होती है। इसके अलावा ये आपके पास सेलुलर सिग्नलिंग में, यानी सेल का सिग्नलिंग, सेल की डेवलपमेंट, सेल का ग्रोथ होना, सेल की डिवीजन, तो इसमें भी ये एक मेन रोल अदा करता है। इसके साथ साथ इसका मेन रोल ये भी है कि ये यानी गट में न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन करता है। इसके अलावा ये आपके पास फास्फेट जो ग्रुप होता है इसकी एब्जॉर्प्शन और फास्फेट का खून से मतलब बॉडी से निकलना, ये भी आपके पास एएलपी का इसमें एक मेन रोल होता है। तो ये था आपके पास सिंपली एएलपी का मेन फंक्शन, कि एएलपी का मेन फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है
एलपी टेस्ट प्रोसीजर। तो एलपी का टेस्ट हम सेलेक्ट्रा मशीन के ज़रिए भी करते हैं और माइक्रोलैब 300 मशीन के ज़रिए भी करते हैं। सेलेक्ट्रा मशीन पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि सेलेक्ट्रा मशीन पर हम टेस्ट किस तरीके से लगाते हैं, और इसके अलावा माइक्रोलैब 300 मशीन पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। ये दोनों वीडियो मेरे यूट्यूब पर प्रेजेंट हो गया, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर इन दोनों को विज़िट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि माइक्रोलैब 300 मशीन के ज़रिए हम एलपी टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो अब इस टेस्ट को यानी माइक्रोलैब पर हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे कि हमें इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपके पास 2 किट की ज़रूरत होती है एलपी के। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास लैप्टिक कंपनी का किट है, या R1 है, या हमारे पास R2 है। ठीक है, तो हमें लैप्टिक कंपनी के किट की ज़रूरत पड़ती है R1 R2। इसके अलावा हमें ब्लू टिप्स की ज़रूरत पड़ती है, येलो टिप्स की ज़रूरत पड़ती है, और साथ में कैल्शियम ट्यूब की हमें ज़रूरत पड़ती है। साथ में हमें माइक्रोलैब 300 मशीन की ज़रूरत होती है, और इसके अलावा स्टॉप वॉच ये ड्राई इंक्यूबेटर की ज़रूरत होती है, और इसके अलावा हमें पाइपर या जस्टर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमें ब्लड की ज़रूरत होती है, जो कि रेड कैप, हेपरिन ट्यूब या जेल ट्यूब में हमें चाहिए। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि टेस्ट को हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो टेस्ट का तरीका कुछ यूँ है कि सबसे पहले हम R1 डालेंगे 800 और R2 डालेंगे 200। तो मैं ऑलरेडी ये डाल चुका हूँ कैल्शियम ट्यूब में। और नेक्स्ट फिर अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट फिर हमने इसको लेबल करना है टेस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं एलपी और पेशेंट का ID 123 जो भी आप देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें हम 10 माइक्रोलीटर सीरम ऐड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं पाइपट हमने ले लिया, इसमें क्लीन टिप डाल दिया, और हम क्या करेंगे, हम सीरम लेंगे। ये टेस्ट हम सीरम से करते हैं, तो ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे और सीरम को जुदा करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने 10 माइक्रोलीटर सीरम ले लिया। अब हम इसको इस किट में ऐड कर लेंगे जिसमें हमने R1 R2 किट लिया है। ऐड करने के बाद इसको हम इंक्यूबेटर में 1 मिनट या 40 सेकेंड के लिए इंक्यूबेट करेंगे। तब तक हम मशीन को सेट करेंगे टेस्ट के लिए। तो तरीका कुछ यूँ है कि हम एलपी मशीन में देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एलपी यहाँ पर मौजूद है, तो हम इस पर इंटर क्लिक करेंगे मशीन में। इंटर करने के बाद ये आपको कहेगा कि इसको वाटर दे दो एज अ ब्लैंक। ये एज अ ब्लैंक मैयर करेगा वाटर को। इट मीन्स कि ये ख़ुद को वॉश करेगा और टेस्ट को ख़ुद के लिए रेडी करेगा। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड आया है, इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको स्टैंडर्ड दिया हुआ है, मशीन कैलिब्रेट है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें ये ट्यूब देंगे, तो ये क्या करेगा, इसको किट को एब्जॉर्ब करेगा 500 माइक्रोलीटर तकरीबन, और फिर ये आपको टेस्ट वैल्यू दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 119 IU पर लीटर हमारे पास आया है, जो कि नॉर्मल रेंज है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस टेस्ट का नॉर्मल रेंज क्या है। तो एडल्ट में इसका नॉर्मल रेंज 44 से 147 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है, या 30 से 126 IU पर लीटर होता है। ठीक है, ये किट टू किट या लैब टू लैब वेरी करता है। ठीक है, इतना डिफरेंस नहीं होता। बच्चों में इसका नॉर्मल रेंज 30 से 300 IU पर लीटर होता है। ये ज़्यादा इसलिए होता है बच्चों में क्योंकि बच्चों में बोन की डेवलपमेंट होती है। जब बोन की डेवलपमेंट होती है तो उस वक़्त ये थोड़ा हाई आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो कौन से मेडिकल कंडीशन है, या वो कौन से बीमारियां हैं, या वो कौन से वजूहात है या मेन काजेस है जिसकी वजह से खून में एलपी का लेवल ज़्यादा आता है। सबसे पहले जो डिज़ीज़ है हमारे पास वो है लिवर डिज़ीज़, या लिवर में अगर कैंसर हो जाए तो लिवर हमारे पास एलपी बनाता है। तो जाहिर है अगर लिवर में डिजीज़ या कैंसर होता है तो इसकी वजह से खून में एलपी का मिकदार ज़्यादा आता है। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट हमारे पास है रिकेट्स डिजीज़, जिसमें बोन वीक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और ये आपके पास जब विटामिन डी की कमी होती है, ठीक है, तो विटामिन डी की कमी की वजह से बोन सॉफ्ट और वीक होता है। ये ज़्यादातर बच्चों में होता है और ज़्यादातर उन इलाकों में होता है जहाँ पर सूरज की बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी खून में एलपी ज़्यादा होता है। पेजेट डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें बोन जब नॉर्मली क्या होता है कि बोन आपके पास जब वीक या कमज़ोर होते तो वो उसमें डेवलपमेंट होती है, नए
बोन्स की रिप्लेसमेंट होती है, जिसकी वजह से बोन टीक होता है। लेकिन पिजिट डिजीज़ इसका उलट होता है, ठीक है। तो इस दौरान भी एलपी का मिकदार खून में बुलंद होता है। इसके अलावा बोन और किडनी ट्यूमर में, क्योंकि बोन और किडनी भी एलपी में एक मेन रोल अदा करता है, तो अगर इसमें ट्यूमर होता है बोन किडनी में तो इसकी वजह से भी एलपी का लेवल ज़्यादा होता है खून में। इसके अलावा हेपेटाइटिस या लिवर सिरोसिस दोनों जो है वायरल इन्फेक्टिव डिजीज़ है, ठीक है, लिवर के, तो इसकी वजह से भी आपके पास एलपी का मिकदार खून में ज़्यादा आता है। इसके अलावा हमारे पास एक और कंडीशन है जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की वजह से भी खून में एलपी का मिकदार ज़्यादा आता है, क्योंकि टॉक्सिक मॉलिक्यूल नहीं निकलेंगे तो खून में एलपी का मिकदार ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा गालस्टोन यानी गॉलब्लैडर में स्टोन का बनना भी एलपी के मिकदार को ज़्यादा करता है खून में। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट फेलर, जिसमें हार्ट को बहुत कम यानी ब्लड मिलता है, जिसकी वजह से एलपी का मिकदार खून में ज़्यादा होता है। इसके अलावा मोनोन्यूक्लियोसिस या हमारे पास एक वायरस होता है जिसको हम कहते हैं एबेस्टीन वायरस, स्पेलिंग मिस्टेक को फिर आप ठीक कर लें, ठीक है। तो एबेस्टीन वायरस की वजह से भी खून में एलपी का लेवल बुलंद होता है। इसके अलावा सेप्सिस मींस जब आपके पास इन्फेक्शन होता है तो इम्यूनो सेल्स एक्टिवेट होता है इन्फेक्शन के ख़िलाफ़, ठीक है, तो उस दौरान भी आपके पास एलपी का लेवल खून में बढ़ता है। इसके अलावा ऑस्टियोमलेशिया जो कि एक कंडीशन होता है जिसमें बोन आपके पास सॉफ्ट होता है, तो बोन सॉफ्टनेस और बोन की वीकनेस, ठीक है, तो ये कंडीशन आपके पास ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। तो ऑस्टियोमलेशिया में भी एलपी का मिकदार खून में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये था मेन काजेस ऑफ हाई एलपी। अब हम बात करते हैं मेन काजेस ऑफ लो एलपी, कौन से कंडीशन है या कौन सी बीमारियों में एलपी का मिकदार खून में कम होता है। तो फर्स्ट डिजीज़ जिसको हम कहते हैं स्कारबी डिजीज़, जो कि विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड की कमी की वजह से बीमारी होती है, तो इस वजह से एलपी का लेवल कम होता है। इसके अलावा सीलिएक डिजीज़ जिसमें इम्यूनो सेल्स एक्टिवेट होता है अगेंस्ट ग्लूटेन, एक प्रोटीन होता है जो कि फिर वो जाकर आपके पास इम्यूनो सेल इंटेस्टाइन पर अटैक करते हैं, तो इसकी वजह से भी एलपी का लेवल खून में कम होता है। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन जिसमें नेसेसरी विटामिन बॉडी को नहीं मिलता, जिसकी वजह से एलपी का मिकदार खून में कम हो जाता है। इसके साथ साथ ब्लड को एडिटेट ट्यूब या ऑक्सिलेट ट्यूब में कलेक्ट करना, ये भी एलपी का लेवल कम करता है। जब ये फिर आप ब्लड या एडिटेट ट्यूब से कोई टेस्ट लगाते हैं एलपी का, तो जाहिर है फिर वो आपको एलपी कम देगा, ठीक है। तो हमेशा ब्लड को जेल टॉप या रेड कैप या हेपरिन ट्यूब में लेना चाहिए। इसके अलावा विटामिन B12, जिंक या मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी की वजह से भी खून में एलपी का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके पास वो मेडिकल कंडीशन या वो मेन वजूहत जिसकी वजह से खून में एलपी का मिकदार कम होता है, ठीक है। तो ये था आपके पास अल्कलाइन फास्फेट टेस्ट, उसके मेन प्रोसीजर, उसका फंक्शन, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इससे भी बेहतरीन वीडियो मिल सके। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।